हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। मैं तान्या खान से फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी छोटी सी वीडियो में, जिसका आज टाइटल रहने वाला है यूपी सीनेट के लिए सिलेबस। कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं आखिर उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा मेन चीज होती है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आता है, कितने मार्क्स का क्या चीज आती है। वैसे तो आप लोग काफी एडवांस हैं, काफी सारी चीजें पहले से लेके चल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक चीज फिर से रिवाइज कर देते हैं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा आती है, कौन सी चीज डिफिकल्ट आती है या कौन सी चीज इजी आती है, कौन सा जो सब्जेक्ट है जिसको आपको कम पढ़ने की जरूरत है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जल्दी से जल्दी लाइक कर दें वीडियो को देखने से पहले, ताकि वीडियो देखने में और मजा आ जाए, क्योंकि आपकी भी मेहनत लगी होगी लाइक करने के लिए। तो आप भी वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और एग्जाम किस लेवल का होता है। एग्जाम का पैटर्न हमारा ऑफलाइन होता है। 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है, ठीक है। तो हमें इसमें ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा एग्जाम ये पहले हुआ करता था तब हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती थी, इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन अभी इस बार इतना कंपटीशन हो गया है। लास्ट ईयर 2024 में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन था और बहुत ज्यादा बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे। तो 80% मार्क्स भी आए थे। तो पहले जब ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था यूपी में, तो आपको 120 पर तो मिल जाता था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही इजीली मिल जाता था। 120, 125, 130 पर तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता था। तो अभी जब 2024 में जब एग्जाम हुआ तो इसकी मेरिट इतनी हाई चली गई कि बच्चों को 140 पर भी नहीं मिला कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम। प्राइवेट कॉलेज की भी जो लोग काउंसलिंग कराते हैं वो अपना हर कॉलेज अपने अपने नंबर के हिसाब से कराता है कि कुछ लोग कम मार्क्स पर भी ले लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा मार्क्स पर लेते हैं, लेकिन नॉट क्वालिफाइड को नहीं लेते। इस बार नॉट क्वालिफाइड के लिए कोई भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज ने नहीं लिया था कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी रहता है। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट के, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा इजी आते हैं। तो हम बात इसी वीडियो में इसी बारे में करेंगे कि किसके ज्यादा इजी आते हैं, किसके ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं। आखिर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की नीड है, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल आपका इजी रहेगा और एग्जाम का पैटर्न आपका ऑफलाइन रहेगा। 200 मार्क्स का अपना एग्जाम रहेगा। मेरिट क्या जाएगी वो तो आपको एग्जाम टाइम पर ही पता चलेगा। उससे पहले जो आप वीडियोस देखते हैं वो सब मत देखिए, मेरिट का चिंता आप ना करें, क्योंकि मेरिट बनाने वाले भी आप हो, गिराने वाले भी आप हो। तो आप सिर्फ तैयारी में लगे रहिए और इस चीज की फिक्र ना करें। बस आपको मार्क्स नहीं, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ देनी है, पूरा सब कुछ क्लियर कर देना। आपको सोचना ही नहीं है कि कितने मार्क्स लाने कितना नहीं, बस आपको करना है 200 में से। आपको ये सोचो कि कुछ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस एग्जाम की कि आप कुछ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप उसको फिर भी, अगर आपको कंफ्यूजन है टू ऑप्शंस में, तो आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, या टच कर सकते हैं, या फिर आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पता आपका वो मार्क्स भी ठीक हो जाए। और मेरे भी मैंने भी पिछली बार तुक्का लगाया था वैसे कुछ में, और मेरे वो सही भी गए थे, बायो में बेसिकली और नर्सिंग एप्टीट्यूड में। मैं आपको अपनी कहानी अलग वीडियो में बताऊंगी, फिलहाल इसमें सिर्फ आपकी बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जिन जो हमारे एग्जाम पैटर्न में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा 20 मार्क्स का नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 12th क्लास में सिर्फ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाते हैं। किसी किसी का क्लिनिकल अच्छा होता है तो उनको वो कुछ क्वेश्चन वो कर देते हैं, लेकिन पढ़ने की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो ऐसी चीजें होती हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक पर काम भी नहीं किया होता, उनके वो आउट ऑफ माइंड होती हैं। वो कभी नहीं सोच पाते कि इसका क्या क्वेश्चन है। तो आपको ये सब्जेक्ट तो बेसिकली पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक बेस होता है नर्सिंग का। तो इसको सबसे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। और आप कहाँ से पढ़ें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का मुझे पता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं अब नर्सिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि जो क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं 10th एग्जाम के लिए, वो अब हमारे नर्सिंग में फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में आ रहे हैं, वही चीजें रिवाइज हो रही हैं,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर 20% जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड मिलेगा। 20% का मीन होता है 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स, 200 में से 40 मार्क्स हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड है जो कि आपको पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है, और पहली बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है बहुत बोरिंग है, मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आप 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, अगर आपको गैप हो भी गया है तो भी आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी। हर 12th क्लास में इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, सारे सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, और इसमें जो एग्जाम में जो इंग्लिश ग्रामर का जो लेवल होता है वो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का आपको मिलेगा। इसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, और सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ग्रामर के अंदर ही आती हैं, वो आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको मिलेगा इंटर बेस पे। मतलब इसमें आपको इजी नहीं मिलेगा, मतलब 9th-10th का नहीं रहता है, इसमें सारा 12th का ही रहता है। जितना भी आपने 12th में पढ़ा होगा, जिस लेवल का आपने 12th में पढ़ते हैं, सारी चीजें वही रहती हैं। एक्टिव पैसिव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। और मैं सिलेबस की वीडियो इंग्लिश ग्रामर के पहले भी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। आगे बात करते हैं, हमारा जो आता है 40-40-40 पीसीबी। ठीक है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारा 40-40 मार्क्स का रहता है, जिसमें थोड़ा सा इजी भी आता है, थोड़ा सा हाई पैटर्न भी रहता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे जनरल साइंस से इंक्लूड होते हैं। जनरल साइंस की बुक आती है, वो हम आपको प्रेफर करेंगे, आप वो बुक पढ़ना, वो बुक भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि अदर बुक ना पढ़ें। जो आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, विजय एजुकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप वो भी पढ़ें। साथ के साथ आपको पीसीबी जो एक जनरल साइंस की बुक होती है वो भी आपको पढ़नी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। और पीवाईक्यू भी आप चेक कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हमारे उस बुक से भी आपको मिलने वाले हैं। तो आपको पीसीबी थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर बायोलॉजी आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी ये आपका दोनों ही आधा आधा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलूंगी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूरा ही बायोलॉजी रहता है, लेकिन कुछ इसमें अगर आप बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो सारी चीजें, थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आप अपने फिर माइंड से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिजीज होती है और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी होती है, जो कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी आते हैं। फिजिक्स का पैटर्न देख लेते हैं। जो फिजिक्स है हमारी, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे, कुछ आपके हार्ड रहने वाले हैं। तो फिजिक्स के जो आपका पैटर्न रहने वाला है, आप पहले 9th-10th क्लियर करें। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपको पहले 9th और 10th बेस का पढ़ना है, आपको 9th और 10th की बुक उठानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको क्लियर करनी है, उसके बाद आपको 11th-12th का पढ़ना है। अगर आप कोई बैच ले रहे हैं तो बैच से क्लियर करें, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप वो चीज पढ़ें। लेकिन 9th, 10th, 11th, 12th सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप 9th और 10th पर ही अकेले नहीं रह सकते डिपेंड, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। ठीक है, तो फिजिक्स का पैटर्न आपको हमने बता दिया है कि क्या चीज कैसे रहती है। और केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है और माइंड का सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपको समझ में एक बार आ गया तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप फिर इसको नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए केमिस्ट्री अपने दिमाग से अच्छे से पढ़ें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ें, केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें। फिजिक्स पर भी करें, लेकिन फिजिक्स आप अगर थ्योरी रहती है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है और आप कंसंट्रेट करके पढ़ने की जरूरत होती है। तो केमिस्ट्री भी आपको ऐसे ही पढ़नी है, 9th 10th से लेकर चलना है, फिर 11th और 12th
क्योंकि कुछ चीजें इसमें 12th की इंक्लूड होती हैं, कुछ चीजें इसमें जनरल साइंस से ली जाती हैं और कुछ चीजें इसमें 9th और 10th से ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ने की नीड है, वो है बायोलॉजी। और एक चीज और प्रेफर करना चाहूंगी आप लोगों को मैं, कि बायोलॉजी इतना मेन सब्जेक्ट है कि अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से हाई लेवल का हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आप एग्जाम में 5 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट पर अगर ध्यान भी ना दिया हो तो मतलब, ये मेरा कहना इसलिए कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं पढ़ती थी तो मैं बायोलॉजी में बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैंने क्लास भी मिस की है और मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बस यही सोचती थी कि 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स मेरे आ जाएं, लेकिन काफी ठीक मार्क्स आ गए थे। 24-25 मेरे अप्रोक्स थे दोनों सब्जेक्ट्स में। बायोलॉजी में मेरे 29 या 28 या 30 मार्क्स थे और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी 30 मार्क्स थे और इंग्लिश ग्रामर में 25 थे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इतना कंफ्यूजिंग कर गया था वो सब्जेक्ट। बाद में लास्ट में आके कुछ चीजें ऐसी थी, लगता था ये भी है ये भी है, और वो चीज गलत हो गई थी, मेरे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कुछ मिस्टेक्स हुई थी। तो आप लोगों को बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट बायोलॉजी, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, इन 3 सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको कंटिन्यू वैसे पढ़ते रहना, जिसमें आपको बताया है 9th 10th 11th 12th एंड जनरल साइंस। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्लियर कर लीजिए, बहुत पढ़िए, इतना पढ़िए। लास्ट एग्जाम अभी आपका जून में होने वाला है, लेकिन आपके जो फॉर्म है वो आपके मई में निकल जाएंगे या अप्रैल में निकल जाएंगे। तो आपका टाइम तो यूं ही चलता चला जाएगा, कि सर्दियां हैं, छोटा दिन होता है, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, जब पढ़ना है तब पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपके पास यही एक टाइम होता है जिसमें आप पढ़ेंगे और आपका उस चीज का जो आपको परिणाम है वो आपको बाद में मिलेगा। आप जब एडमिशन ले लेंगे ना नर्सिंग में भी, तब भी आपको ये चीजें याद रहेंगी और आप अपनी क्लास के अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, क्योंकि वो चीजें ही आपको जाके नर्सिंग में पढ़ाई जाती हैं। एनाटमी फिजियोलॉजी जो हम यहाँ बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ लोगे, जैसे कि मैंने पढ़ी थी बायोलॉजी, तो मेरी एना फिजियो 2 सब्जेक्ट हैं नर्सिंग में, तो वो मेरे काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। बस उसको थोड़ा डीप पढ़ाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बस मोटा मोटा पढ़ाते हैं, वहां पर जाकर डीप पढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना डीप यहाँ पर 12th क्लास में नहीं पढ़ाया गया है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मैं सभी बच्चों की रिप्लाई कर देती हूँ। जितने भी बच्चे मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं टाइम निकालकर उनका रिप्लाई कर देती हूँ। मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पर मेंशन है और इंस्टा आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। कोई भी बच्चा जिसको कोई भी नीड है तो वो डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है। आपसे इतनी तो उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपका क्या रहता है, एक सब्सक्राइब भी तो करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो और भी आगे आगे पहुंच सके और ये वीडियो सारे बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं, ये था मेरा आज का वीडियो और आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जिनका कंटेंट मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी, और बहुत ही मजेदार वो वीडियो होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बाय।